हेलो एवरीवन, जल्दी से आ जाओ। हेलो हेलो माय डियर लर्नर्स, जल्दी से आ जाओ सब। अभी तक कोई नहीं आया है क्लास में, बल्कि 2 मिनट लेट ही हो गई है क्लास, है ना। बिल्कुल इन लोगों का बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता। जल्दी आ जाओ सब। इतना टाइम क्यों लगाते हो आप लोग आने में? बल्कि आप 2 मिनट पहले आया करो। पूरे 8 बजे आके बैठा करो कि मैम आने वाले हैं। मैम आने से पहले ही हो जाना चाहिए ना। मतलब कुछ क्लास में जाते हो, एक बात बताओ, पहले टीचर आता है पहले स्टूडेंट आता है? ऐसे लेट आओगे, पढ़ोगे नहीं और ऐसे लापरवाही करोगे तो एक बात बताओ, ना पढ़ाने में मजा आता है ना पढ़ने में मजा आता है ना। आप लोग सीरियस तो हो ही नहीं। कहीं से लग रहा है आप लोगों को जेआरएफ क्लियर करना है? मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ। पूछूंगी आप लोगों से तो आप लोग नहीं बताते हो। कम से कम एटलीस्ट थोड़ा सा तो पढ़ो। इतना नहीं पढ़ सकते तो? अभी हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रहे हैं। कल तुम्हें ज्यादा बड़ी क्लास लगी बिकॉज कल हमने जल्दी जल्दी अब क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और हम जब थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे उसकी डेफिनेशंस भी तुम लोगों को याद नहीं थी। आफरीन के अलावा और भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उन लोगों को जवाब नहीं देना होता है क्या? आफरीन ही हर बात का जवाब देती है। एक बात बताओ, पढ़ना है सीरियस होके पढ़ो ना थोड़ा। 3-4 महीने मेहनत कर लो, क्या जाएगा? बार बार मेहनत करने में मजा आता है क्या? Very good evening to all of you. My name is Ashika Gupta, your UGC paper 2 Faculty of Economics. So let's get started with our fill of form. ये fill of form के हमारे चैनल्स हैं, इनको आप ज्वाइन करिए as soon as possible। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट होगी वो आपको मिल पाएगी, है ना। आप देख सकते हैं यूजीसी नेट 2023 के अंदर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपको मिल रहा है। नोट्स मिल रहे हैं, पीवाईक्यू विद आंसर मिल रहे हैं, 100+ मॉक टेस्ट मिल रहा है आपको, है ना। ऑल ऑन कहाँ मिल रहा है? हमारे फिल फॉर्म ऐप पे। जैसे कि देख सकते हैं आप, यूजीसी नेट 2023 के अंदर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड बोथ आपको देखने को मिल रहा है। दिसंबर न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। पेपर फर्स्ट का 1999 प्राइस है, पेपर सेकंड का 199 है। अगर आप बोथ लेते हैं तो 299 है। ओके। नोट्स, पीडीएफ, लाइव क्लास, 10,000+ MCQs, फुल नोट्स, ये कहाँ मिल रहे हैं आपको? ओनली ऑन अवेलेबल ऑन फिल फॉर्म ऐप। ओके। So use code ASHIS10, so you will get 10% off any fill form courses। ठीक है, अगर आप यूज कोड करते हैं ASHIS10 तो आपको 10% ऑफ मिलेगा एनी फिल फॉर्म कोर्सेज पे। ये आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। ओके। सो ये ऐप की क्लासेस है, यूट्यूब की है। ऐप की क्लासेस का टाइमिंग है 8 बजे मंडे टू थर्सडे, एंड यूट्यूब की टाइमिंग है आपकी 10 बजे फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके। आपकी यूट्यूब की क्लास है वीक में 2 डेज ओनली। ओके। सो ये हमारा फिल फॉर्म की ऐप है। आप जाके इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं एज इट इज, जैसे आप और ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं। एंड ये वेबसाइट है, ये नंबर है। If you have any problem, so you can contact on this number. Okay. जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। मेहनत करनी है, मेहनत करने से डरना नहीं है। जो मेहनत करने से डरता है उसको आज नहीं कल नहीं, किसी भी तरीके से उसको मेहनत करनी ही करनी है। चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, मेहनत हर काम में होती है ना। तो क्यों ना आज हमें मौका मिल रहा है तो आज ही हम लोग कर ले मेहनत। So let's get started with our motivation.
वो मजबूत आदमी है जो कहता है कि मैं अपनी किस्मत स्वयं बनाऊंगा। वो क्या है? मजबूत आदमी है। कौन? जो कहता है मैं अपनी किस्मत स्वयं बनाऊंगा। मतलब अगर आप अपनी किस्मत स्वयं बनाते हैं तो वो क्या है? एक स्ट्रांग आदमी है ना? क्योंकि लोग किस्मत की वजह से क्या करते हैं? काम नहीं करते। किस्मत के भरोसे कई लोग बैठे रहते हैं कि किस्मत में होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, किस्मत में होगा तो ये हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। आपको खुद के लिए मेहनत भी करनी होती है और आपको एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बनना पड़ता है ना? तो क्या होगा? आपकी किस्मत स्वयं बनेगी, अच्छी बनेगी। जब आप मेहनत करेंगे तो किस्मत भी आपकी रंग लाएगी, है ना? तभी तो किस्मत बदलती है। अब जब मेहनत ही नहीं करोगे तो कैसे किस्मत बदलेगी? समझ आ रहा है? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और रविंद्र जी, एक बात बताइए, क्या बात है? पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या मैं पढ़ा नहीं रही हूँ सही आप लोगों को? आप लोग क्या करते हो? इतना लेट क्यों आते हो? मैम सबसे कम। हाँ, हमारे यहाँ सबसे कम प्राइस है, ये तो है। तब भी आप लोगों को इतनी अच्छी पढ़ाई मिल रही है, इतनी अच्छी आपको हम लोग पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, बताते भी हैं। क्यों नहीं समझते हो आप लोग? मुझे नहीं अच्छा लगता है पर्सनली। मैं बच्चों से क्वेश्चंस करती हूँ, आंसर कर, आप लोग बताते ही नहीं हो कुछ भी। क्लास में कैसे मजा आएगा? आप लोगों का डाउट सेशन कब रखूं बताओ? अब WTO IMF वगैरह ही बचा है, तो ये तो कोई तुम्हारा डाउट सेशन का कोई वो नहीं है। डाउट सेशन परसों रख ले, थर्सडे को। थर्सडे को रख ले डाउट सेशन या फ्राइडे को? जल्दी बताओ। थर्सडे को रखना है या फ्राइडे को रखना है डाउट सेशन? कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। फ्राइडे को रख ले तब। रविंद्र, लोमन, जल्दी बताओ। शालू भी क्लास में नहीं आ रही है। फ्राइडे, लोमन, जल्दी बताओ। सबकी राय मेरे लिए बहुत जरूरी है। फ्राइडे को रख ले फिर डाउट सेशन, अपने डाउट लेके रख लेना फिर। फ्राइडे, ओके। क्योंकि सैटरडे को फिर हम लोग अरे फ्राइडे कैसे करोगे? थर्सडे करोगे? फ्राइडे सैटरडे तो यूट्यूब पे क्लास होगी ना हमारी। थर्सडे को रख लो, ठीक है? फ्राइडे सैटरडे तो यूट्यूब पे होती है क्लास, और यूट्यूब वाली जो क्लास होती है वो यूट्यूब के हिसाब से होती है, ठीक है? तो तुम बच्चे सिर्फ वहां आके क्वेश्चन जो मतलब लाइक एमसीक्यूज कराती हूँ तो एमसीक्यूज करा करो। अगर कुछ समझाती हूँ तो समझ लिया करो, क्योंकि वो वहां पे विद डिटेल नहीं होता है वहां पे, है ना? आप लोगों को तो पता ही है। जिसे डिटेल में पढ़ना होगा वो आके ऐप पे कोर्स ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन आना है सबको, ठीक है? कोई मौका नहीं छोड़ना है। फ्री क्लासेस का भी, जब अच्छी क्लासेस वहां भी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती है ना? ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, थर्सडे को डन कर देते हैं। तो स्माइल प्लीज, स्माइल कर दो अच्छी सी एक। हाँ, यही होगी बेटा डाउट क्लास। स्माइल प्लीज, जल्दी से स्माइल कर दो सब बच्चे। गूगल मीट पे सिर्फ ये होता है हम लोग फेस एकदम देख पाते हैं। यहाँ पे यहाँ पे भी क्या है, आप लोग चैट पे जो मर्जी बात कर लो, है ना? मुझसे कुछ पूछना है जितना मर्जी लिख लो, टाइम तो मैं आपको देती हूँ, है ना? सो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये देखो क्या किया हुआ मैंने, एक सेकेंड। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है? मैंने ऊपर स्लाइड ही नहीं लिखी है। एक सेकेंड लगेगा, एक सेकेंड। अजीब लग रहा है बहुत ज्यादा मुझे खुद। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है एक तरीके का भुगतान संतुलन जो आप पढ़ते हैं। एक क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? एक कंट्री का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है जिसे आप इकोनॉमिक ट्रांसेक्शन करते हो एक दूसरे से विद द आउटसाइड वर्ल्ड, दुनिया के मतलब सॉरी आउटसाइड वर्ल्ड मतलब एक इन अ गिवन ईयर, एक साल के अंदर जितना भी वर्ल्ड में हो रहा है उसका ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखते हो,
ठीक है, स्टैटिक भुगतान संतुलन, यस भुगतान संतुलन। इसके करेक्टर और डायमेंशंस क्या है, इसके रिलेशनशिप्स क्या है पूरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। अकॉर्डिंग टू सोडस्टन के अनुसार द बैलेंस ऑफ पेमेंट लिस्टिंग रिसीप्ट एंड पेमेंट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री। मतलब समझ रहे हो, मैं बताती हूँ इसमें देखो, मतलब इंडिया के अंदर आप हो, ठीक है, अब उसके अंदर कई सारी कंट्रीज है, ए बी सी डी, काफी सारी है, ठीक है। अब मान लो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपका, इन सब में क्या कर रहे हो आप, जो आप लेन देन करते हो ट्रेड में, जितना लेन देन होता है, जैसे मैं इस देश की निवासी हूँ, मैं इंडिया की निवासी हूँ, ठीक है, और मैं चाह रही हूँ मैं विदेश वाले लोगों के साथ कोई भी व्यापार करूँ, आपका कोई भी एक करती हूँ, ठीक है, व्यापार करती हूँ मैं उनके साथ। उस व्यापार के जरिए मैं जितना लेन देन कर रही हूँ उनसे, उसको क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि एक रिकॉर्ड बताता है ना। किसी देश का भुगतान संतुलन उसके सभी एक व्यवस्थित रिकॉर्ड बताता है, ये एक व्यवस्थित रिकॉर्ड रखता है। किसी दिए गए वर्ष में बाहरी दुनिया के साथ, देख लिया इसमें, इसमें लिखा है ना, किसी दिए एक वर्ष के अंदर, अगर आप, मैंने जैसे लेन देन किया, आर्थिक लेन देन, तो उसका क्या बताता है, इसका ये वो रखता है, रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हो आप, भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन क्या है, केवल एक लिस्टिंग का एक तरीका है, मतलब लिस्ट बनाने का एक तरीका है, एक इसका लेखा जोखा रखने का, जिसमें एक देश के लिए अंतरराष्ट्रीय लेन देन में प्राप्तियां और जो भुगतान करी है आपने, उसको बताता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, भुगतान खातों के संतुलन की संरचना क्या है। किसी देश के साथ भुगतान संतुलन खाते का निर्माण किया जाता है तो डबल एंट्री, बुक कीपिंग का सिद्धांत, जैसे डबल एंट्री वगैरह करते हो, बुक कीपिंग करते हो, है ना, प्रत्येक लेन देन का दर्जा करते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, क्रेडिट और डेबिट कितना किया ये। लेकिन संतुलन भुगतान जो लेखांकन होता है उसमें जो करते हो भुगतान का जो लेखांकन होता है, वो एक में व्यवसाय लेखांकन से क्या होता है, भिन्न होता है। जो संतुलन भुगतान लेखांकन होता है और जो व्यवसाय लेखांकन होता है, उससे दोनों क्या होता है, भिन्न होता है। जब आप एक व्यवसाय कर रहे हो, ठीक है, उसका लेखा जोखा अलग ही होगा। जब संतुलन में करोगे, बैलेंस में करोगे, एक आप उसका रिकॉर्ड रखोगे, तो वो अलग होता है। हाँ, क्या हुआ, ट्रेड से रिलेटेड। तो व्यवसाय लेखांकन में क्या होता है कि बाईं ओर दिखाया जाता है और बैलेंस शीट में दाईं ओर क्रेडिट में दिखाया जाता है। मतलब माइनस की साइड होगा तो ये डेबिट का दिखाएगा और प्लस की साइड होगा तो ये क्रेडिट का दिखाएगा। राइट हैंड साइड क्रेडिट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिखाएगा, वो डेबिट दिखाएगा। अब देख लो, व्हेन अ पेमेंट इज रिसीव्ड, अगर फॉरेन कंट्री से मुझे कोई पेमेंट मिलती है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में आ जाएगी, है ना। इसे देखो हिंदी में समझ लो, जब एक भुगतान एक विदेशी देश से प्राप्त होता है, कुछ भुगतान मुझे विदेश से प्राप्त हुआ, ठीक है, मान लो मैं हूँ इंडिया, मैंने अपना ना कुछ इन्वेस्टमेंट किया है फॉरेन कंट्री में, बाहर मतलब कोई से भी देश में, अब्रॉड में मैंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट करी है। अब उस इन्वेस्टमेंट से मुझे जो फायदा हुआ है उसे क्या बोलूंगी मैं, जैसे उसके अंदर इंडिविजुअल कुछ भी लगा लो, मुझे उससे जो भी फायदा हो रहा है मेरे को उसमें, जैसे मान लो मैं, सुनो, अब मैं जैसे ट्रेड कर रही हूँ, अब मैं बना रही हूँ चावल। अब मैं चावल का मेरे पे एडवांटेज है, ठीक है, मेरे पे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है चावल का, तो मैंने क्या किया, उसको एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। और जिसका मेरा नहीं था, जिसमें एडवांटेज, उसको मैंने आयात करना चालू कर दिया, इंपोर्ट करना चालू कर दिया, है ना। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या होता है कि लाइक जैसे मान लो कि आप ये कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, ट्रेड के बीच में कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो आप क्या करते हो, जैसे देखो, रसीदें होती हैं आपके, अनुदान होता है, विदेशों से कुछ उधार लेकर चीजें करते हो, कुछ भी करते हो, तो ये सब क्या होता है, जैसे पहले लोग आवक जावक भी बोलते थे, यस, आवक जावक, आना और जाना, यस, वेरी गुड लोमन, क्लैप।
नेटवर्क ठीक है? अब कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नेटवर्क इशू का पता नहीं चलता, सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे पता ही नहीं चलता कि नेटवर्क कहाँ से अप डाउन है। ठीक है, सॉरी फ्रॉम माय साइड, पता नहीं क्यों वाईफाई का नेटवर्क इशू हो जाता है, आई डोंट नो। पूरा दिन वाईफाई बहुत अच्छा चलता है, जब भी मैं वर्क करती हूँ बहुत अच्छा चलेगा, और जब तुम्हारी क्लास का टाइम होता है तो वो ऐसे ही करता है। और मैं सच बोल रही हूँ, तुम लोग सोचोगे मैडम झूठ बोल रही है, जब मेरे को काम करना होता है तुम्हारे लिए पीपीटी वगैरह बनाती हूँ तो कभी नेटवर्क नहीं जाता, और क्लास के टाइम में ही जाता है, बल्कि नुकसान किसका है, मेरा ही है। इसमें मेरा तो कोई फायदा नहीं है, पर ये नेटवर्क इसी टाइम भी जाता है, उसको पता है कि मैम इस टाइम क्लास ले रही है। ठीक है, अब सुनो, मैं तुम लोगों के कमेंट नहीं देख पाऊंगी क्योंकि उधर जहां से मैं देख रही थी उधर वाईफाई नेटवर्क तो है नहीं, तो मैंने मोबाइल का डाटा कनेक्ट किया है, उससे क्लास हो रही है। ठीक है, तो अभी बाद में देख लेंगे, अभी पढ़ लेते हैं। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे कि जो आपकी ये पेंशन वगैरह होती है सब किसमें, चालू खाते में होती है, किसमें होती है? ठीक है, चालू कर। सो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, एक सेकंड इंग्लिश में पढ़ लेती हूँ, थोड़ा बच्चों को इंपॉर्टेंट है। तो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट ऑफ अ कंट्री कंसिस्ट करती है ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन को रिलेटिंग करती है ट्रेड को गुड्स के साथ एंड सर्विसेज के साथ। जो अनलिटरेट हो जाते हैं, अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स हो जाते हैं। सभी ट्रांजेक्शन इंक्लूड करता है कॉस्ट ऑफ ट्रेवल को भी, ट्रांसपोर्टेशन को भी, इंश्योरेंस जो आप कराते हो, पेमेंट को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, सबको क्या करता है, ट्रांसफर पेमेंट रिलेट टू गिफ्ट फॉर्म, मतलब गिफ्ट्स वगैरह, पेंशंस वगैरह, है ना। ये चैरिटेबल आप डोनेशंस करते हो, रिसीव्ड होता है फ्रॉम फॉरेन से इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट टू फॉरेन, मतलब रिसीव्ड होता है फॉरनर से इंडिविजुअल एक मतलब, और ये गवर्नमेंट को दे देता है, किसको दे देता है, ये गवर्नमेंट को दे देता है। अब कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, किसी देश के पूंजी खाते में उसके शामिल होते हैं। ठीक है, वित्तीय परिसंपत्तियां जो होती हैं अल्पकालिक और दीर्घकालिक उधार, और उधार जैसे आपने किसी से उधार लिया है निवेश के रूप में, है ना। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पूंजी खाता ऋण के अंतरराष्ट्रीय प्रवाह को दर्शाता है, मतलब अगर किसी ने फॉरेन कंट्रीज वालों ने अगर आपसे क्या कहते हैं कोई ऋण लिया है तो उसको इसमें आप एड ऑन करते हो। और कोई निवेश किया आपने देश के विदेशी बदलाव के लिए प्रतिनिधित्व करता है, संपत्ति और देनदारियों को बताता है ना। दीर्घकालिक पूंजी लेन देन किससे संबंधित होता है, मतलब जो दीर्घकालीन, समझ रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए बात होता है। तो परिपक्वता के साथ क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय के साथ क्या करता है, एक वर्ष या उससे अधिक, और एक विदेश संयंत्र के निर्माण जैसे प्रत्यक्ष निवेश शामिल होते हैं, मतलब इसके अंदर विदेशी से रिलेटेड जो निर्माण करते हो वो क्या होते हैं, इसके अंदर शामिल होते हैं। पोर्टफोलियो निवेश जैसे विदेशी बॉन्ड और स्टॉक की खरीद, है ना, पोर्टफोलियो निवेश भी करते हो आप इसके अंदर। और जो कोई ऋण वगैरह होता है अंतरराष्ट्रीय, वो सब किस में आता है, आपका पूंजी खाता में आता है, किसमें आता है, पूंजी खाते में। द कैपिटल अकाउंट ऑफ अ कंट्री कंसिस्ट करता है ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन फाइनेंशियल एसेट्स, जो फाइनेंशियल एसेट्स होता है, जो ऋण होता है, वो इसमें आता है। इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट रन में लिया जाए और लॉन्ग टर्म में लिया जाए तो लैंडिंग और बोरिंग, जो आप मतलब उधारी वगैरह करते हो, प्राइवेट प्राइवेट, ये इसमें किस में हो रहा है, ये प्राइवेट चीजों में हो रहा है, ये प्राइवेट कंपनियां करती हैं, कौन करती है, प्राइवेट कंपनियां। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में जो भी है। ठीक है, तो ऑफिशियल सेटलमेंट्स अकाउंट, ऑफिशियल सेटलमेंट्स अकाउंट क्या होते हैं, तो ऑफिशियल सेटलमेंट्स अकाउंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व्स असेस्ड अकाउंट इज इन फैक्ट अ पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बट द यूके एंड यूएस बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट शो इट अ सेपरेट अकाउंट। सॉरी इंग्लिश में पढ़ने लगे थे। हाँ, आधिकारक निपटान खाता क्या होता है, आधिकारक निपटान खाता वो होता है जो आप बस्तियां, जो बस्तियों से जो भी ये आपका जो बस्तियों का जो खाता, वो खाता होता है, और इनकी जो संपत्तियां होती हैं उसका एक हिस्सा जो इसमें होता है, उसको क्या बोलते हैं, आधिकारक निपटान खाता। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका के भुगतान संतुलन खाते इसे एक अलग खाते के रूप में दिखाते हैं, मतलब ये कह रहा है कि ब्रिटेन और अमेरिका इसको ना भुगतान संतुलन के खाते में इसको एक अलग रूप से दिखाते हैं। तो एक आधिकारिक जो वस्तियां होती हैं, खाता देश की जो तरलता लेते हो ना, जो लिक्विडिटी में आप पैसा रखते हो अपने पास, और गैर तरल जो जो आप बॉन्ड वगैरह रखते हो अपने पास, उसको परिवर्तन को मापता है, किसको मापता है, कि जो आप बॉन्ड रखते हो अपने पास। ठीक है, और लिक्विडिटी पता चल गया, तरलता। ठीक है, विदेशी आधिकारक के लिए देनदारियां, और इसमें क्या होता है, एक वर्ष के दौरान कोई आरक्षित संपत्तियां होती है तो उसको क्या करते हैं ये लोग,
सोना, स्टॉक की परिवर्तन, होल्डिंग शामिल होती है किसके अंदर, आधिकारक निपटान के अंदर, कि इसके अंदर क्या करता है, विदेशों की होल्डिंग शामिल होती है, मुद्राएं होती हैं, एसडीआर, आईएमएफ, ये सब अभी आप आगे पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। अब इसमें एक बार बताओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो कर दिया, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। करंट अकाउंट पेंशन और डोनेशन के लिए यूज होता है, हाँ, और कैपिटल अकाउंट, हम्म, यस। जल्दी बताओ क्या बात है, आफरीन तो इंग्लिश में बोल रही है, अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, अच्छी बात है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और है तो पूछते फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं है ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर एरर्स होते हैं, त्रुटियां भी होती हैं, कुछ चूक भी हो जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ऐसा तो है नहीं हमेशा बैलेंस ही रहेगा, कुछ गलतियां भी तो होंगी मुझसे, है ना, नहीं होंगी क्या कोई गलती मुझसे, होगी ना गलती मुझसे। हाँ जी, मोबाइल का डाटा भी देखो कितना काम आता है। सो त्रुटियां होती हैं, चूक होते हैं, त्रुटियां चूक एक संतुलन आइटम है, क्या है, एक संतुलन आइटम, ताकि तीनों खातों के कुल क्रेडिट और डेबिट कितने बराबर होने चाहिए, मतलब इसमें ये बोल रहा है कि कुछ गलतियां भी तो है, एरर्स भी तो करे है उसने, है ना, डबल एंट्री बुक कीपिंग के सिद्धांतों के अनुसार, ताकि किसी देश का भुगतान संतुलन हमेशा किस देश में संतुलन रहता है, मतलब अगर आप जैसे इनका लेखा जोखा नहीं रखोगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा देश किसमें आपका भुगतान संतुलन होता है, या ये कितना कितना इसमें आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको कितना करंट में मिलता है ना, आपको करंट अकाउंट में मिलता है ना, सबसे पहले हमने करंट अकाउंट पढ़ा था ना ये वाला, एक सेकेंड, ये सबसे पहले जो हमने पढ़ा था ये रहा, हाँ ये रहा करंट अकाउंट, इसमें पढ़ा था ना हमने, यही वाला है, ठीक है, ठीक है। इज बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा इक्विलिब्रियम होता है, यस, द आंसर इज यस, हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट संतुलन में रहता है, क्यों, भुगतान संतुलन हमेशा संतुलन का मतलब ये बताता है कि बीज गणितीय योग, चालू खाता, पूंजी के क्रेडिट डेबिट शेष राशि खाता, ये जो हमने अभी पीछे पढ़ा था ना, ये शून्य के बराबर होना चाहिए, सारा डाटा कहीं भी आ जाए तो ये शून्य के बराबर होना चाहिए। भुगतान इस प्रकार लिखा जाता है, ये हो गया आपका भुगतान बी, ठीक है, आर आपका क्या हो गया, विदेशियों को आपने कुछ भी फॉरेन कंट्री में कुछ भी भेजा है तो वो हो जाता है, ठीक है, इसकी प्राप्तियां क्या हुई है आपको, वो पीएफ में हो जाता है, ठीक है, आर आर एफ क्या होता है, विदेशियों से प्राप्त जो किया, ठीक है, पीएफ होता है जो विदेशों को आपने भुगतान किया है, ठीक है, जब पी बी इज इक्वल टू आर एफ हो जाता है तो क्या होता है, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भुगतान संतुलन संतुलन में है इसका मतलब, जब क्या होगा, विदेशों से मेरे को कोई प्राप्तियां हो रही हैं, ठीक है, मुझे विदेशों से प्राप्ति हो रही है और मैंने जो भुगतान किया है उनको, मतलब ये मैंने विदेशियों से प्राप्त मिल गई मुझे चीज और मैंने उनको कुछ भुगतान भी किया है, ठीक है, ठीक है, भुगतान भी किया है, दोनों बैलेंस है ना आपस में। अगर मान लो मैंने 100 रुपए का ट्रेड किया है, मतलब मैंने 100 रुपए का ट्रेड कर दिया, ठीक है, अब उधर से आयात भी 100 रुपए का हो गया तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अगर मैंने यहाँ पे 100 रुपए का एक्सपोर्ट किया है उन्हें, उन्होंने उधर से क्या कहते हैं, आयात मैंने 50 रुपए का करा है तो 50 रुपए बचे ना यहाँ पे, तो ये बैलेंस हुआ नहीं हुआ। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इसलिए बता रहा है कि विदेशों से प्राप्तियां और विदेशों को किया गया भुगतान अगर बराबर होता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, संतुलन में होता है, क्या होता है, संतुलन में होता है, ये समझ में आ गया, देख लो एक बार फिर जल्दी बताओ, समझ में आ गया, वेरी गुड, अच्छी बात है, पढ़ाओगी ना तो फिर और अच्छा हो जाएगा तुम्हारा, अच्छी बात है।
समझ में आ गया? रविंद्र कह रहे हैं रिपीट कर दूं? ओके, रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं। इसके अंदर देखो, भुगतान संतुलन बी से डोनेट कर दिया, ये हो गया मेरा बी भुगतान संतुलन। और ये मेरा आर एफ हो गया आपका विदेशों से आपने जो भी प्राप्तियां प्राप्त करी है, ठीक है। और इसमें माइनस क्या कर दिया आपने, पी एफ, जो कि आपने भुगतान किया है विदेशों को, जो आपने भुगतान किया है। अगर मैंने अभी बताया, अगर आपने ट्रेड किया है 100 रुपये, सॉरी आपने एक्सपोर्ट किया है 100 रुपये का, इम्पोर्ट आपने किया है 50 रुपये का, तो 50 रुपये बच गए ना, कहाँ बैलेंस हुआ ये। और अगर आपने इम्पोर्ट वही 100 रुपये का किया और आयात भी आपने 100 रुपये का किया, तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कि इन दोनों में क्या है, बैलेंस है। बैलेंस होना ही क्या बताया गया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बताया गया है, ठीक है। समझ आया? समझ आ गया बच्चों? हाँ, नहीं लॉस नहीं हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे यही तो बात बताई गई है कि बैलेंस करके चलना है आपको दोनों देशों के साथ, इंडिया के साथ भी, फॉरेन कंट्रीज के साथ भी। आप उधारियां अगर रखोगे अपने पास तो वो कहीं ना कहीं आपकी निकल के आएंगी बाद में, तो वो आगे आप पढ़ोगे। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए इतना समझना जरूरी है कि अगर आपने 100 रुपये का ट्रेड किया है, एक्सपोर्ट किया है मतलब, और आप इम्पोर्ट कर रहे हो 50 रुपीज का, तो वो क्या हो गया, वो 50 रुपीज क्या हो गया, बैलेंस में नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वो 50 रुपये फिर आपके बाद में आएंगे, फिर ऐसे से चलेगा तो बैलेंस नहीं हो पाएंगी चीजें। क्या पता उधर से वो लोग महंगा कर दे, है ना, वो लोग महंगा कर दे तो आप आयात क्या करोगे। इसीलिए बैलेंस होना जरूरी है। जब बैलेंस होगी दोनों चीजों में तभी हमारा बीओपी बैलेंस होगा। समझ आया? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो आर एफ पी एफ से ज्यादा है तो जीरो क्या होता है, ग्रेटर होता है। इसका अर्थ है कि विदेशों से प्राप्तियां अधिक होती हैं और विदेशों को किए गए भुगतान शेष राशि अधिशेष है अभी हमारे पास। और दूसरी ओर जब आर एफ पी एफ से ये कम हो जाता है जीरो से, तो आर एफ पी एफ, अगर ये पी एफ ज्यादा हो जाएगा आर एफ से, तो ये क्या होता है, भुगतान संतुलन में घाटा हो जाएगा, ठीक है। पी एफ जब मेरा ज्यादा हो जाएगा और आर एफ मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया? देश को आपने भुगतान जो किया है वो ज्यादा हो गया मान लो, और आपने जो प्राप्तियां करी है वो कम है, तो क्या होगा, ये घाटे में होगा ना। आया समझ में? घाटे में कैसे होगा, समझ में आया ये कि घाटे में क्यों होगा ये। जो आर एफ आपने प्राप्तियां जो प्राप्त करी हैं और जो आप विदेशों को भुगतान दे रहे हो, वो आपको ज्यादा हो रहा है, भुगतान ज्यादा करना पड़ रहा है, तो फिर क्या होगा, ये क्या होगा, घाटे की तरफ जाएगा। तभी तो बोला था दोनों में बराबरी होनी चाहिए। अब आया इस चीज से समझ में? अब आया समझ में मैं क्या बोल रही थी? आई थिंक सब समझ में आ गया होगा इस चीज से। एक वस्तु 50 में दे रहे हैं तो उसने भी कोई वस्तु 50 में लेंगे, हाँ उतना ही बैलेंस होगा। अभी जो मैंने चीज बताई है वो समझ में आ गई, उसी से समझ में आ गया होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता गया है, ठीक है। ओके, यही वो इंग्लिश में बताया हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो ज्यादा। ये सेविंग्स हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, ये हमने पढ़ा था ना, कंजप्शन और की इनकम क्या होती है और आपका वो क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, एक्स माइनस एम। तो ये सब बराबर होता है किसके, इनकम के, ठीक है। ये सिर्फ याद करने वाली चीज है, सी प्लस आई प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट का और एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है वो आप कैसे, इसे तो मैंने कितना पढ़ाया हुआ है आपको लोगों को, तो पढ़ाया है ना। देखो जहाँ सी उपभोग की वृद्धि होती है वहां प्रतिनिधित्व करता है एक घरेलू बजट, टी कर प्राप्तियां करता है, और आई निवेश बताता है, और जी सरकारी व्यय को बताता है, एक्स वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात, और एम माल का आयात और सेवाएं करता है। तो ये सब इसी में लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आय में आता है ना ये सब। मैक्रो भी पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा, मैक्रो पहले तो तुम लोग को पता होगा, जब सी प्लस आई प्लस जी की हम बात करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट की बात करते हैं।
राष्ट्रीय आय बताया था, ये तो पता होगा, आई थिंक सो तुम लोगों को याद होगा। अब ये देखो, लेखांकन अर्थ में क्या होता है, सी प्लस आई प्लस डी हो गया, वर्तमान में आप ये लोग बराबर होने चाहिए, ठीक है, ए प्लस वाई। इसके अलावा घरेलू निवेश के बराबर होना चाहिए क्या, चालू खाते में मान लो एक्सपोर्ट ये ज्यादा हो जाता है तुम्हारा इम्पोर्ट से चालू खाते में, पर निर्यात अधिशेष की भरपाई किसके द्वारा करेगा, मतलब अगर ज्यादा निर्यात करना पड़ जाए तो किसके द्वारा करेगा, निवेश की तुलना में घरेलू बचत की अधिकता हो जाएगी इसमें, फिर एस डी से आई डी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। भुगतान संतुलन क्या हो जाएगा, हमेशा लेखांकन अर्थों में शेष होता है, और लेखांकन में मूल इसका सिद्धांत क्या है, बता दिया इसने, यही बता दे कि भुगतान संतुलन बराबर होगा, ठीक है। सो मेजर करोगे डेफिशिएट और सरप्लस को बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, यदि भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है तो घाटा क्यों होता है, अगर मान लो ये कह रहा है इसमें पीओपी अगर बैलेंस रहता है तो घाटा क्यों होता है भाई, अब समझो जरा, घाटा जो हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, क्यों होगा, किसी देश के भुगतान संतुलन में मान लो कोई ज्यादा अधिकता हो जाती है, ठीक है, तो ये केवल भुगतान संतुलन में सभी मदों को शामिल करेगा, फिर सारी चीजों को एड ऑन कर लेगा, घाटे अधिशेष की कोई संभावना इसमें नहीं होती, लेकिन अगर कुछ वस्तुओं को बाहर रखा जाए, अगर इनमें से कुछ वस्तुओं को हम बाहर रख देते हैं तो किसी देश के भुगतान संतुलन से और फिर एक संतुलन बनाया जाता है, ये घाटा या अधिशेष दिखा सकता है, मतलब अगर तुम कुछ चीजें इसमें बाहर रखोगे तो क्या होगा, इसमें सारी चीजें ऐड ऑन होती है, मैंने बताया था, तुम अगर उन चीजों का आप बाहर कर दोगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस नहीं रहेगा, बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट इसमें से आप कुछ चीजें बाहर निकाल दोगे, तो एक बार बताओ बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे बैलेंस कर पाओगे, इन सब चीजों की आपको जरूरत होती है ना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के जरिए आप क्या करते हो, बीओपी को बैलेंस कर पाते हो। देयर आर थ्री वेज, मतलब तीन तरीके मेजर करने का डेफिसिट और सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, पहला क्या है कि बेसिक बैलेंस जब इंक्लूड करते हो करंट अकाउंट बैलेंस में तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल अकाउंट बैलेंस हो जाता है लंबे समय के लिए, और जब सेकंड क्या होता है, देयर इज अ नेट लिक्विडिटी बैलेंस विच इंक्लूड द बेसिक बैलेंस इन शॉर्ट टर्म में, मतलब सेकंड में जो चीज आती है वो शॉर्ट टर्म में रहेगी आपके पास, और नॉन लिक्विड कैपिटल बैलेंस रहेगा इसमें, एसडीआर एरर्स वगैरह की गलतियां जो आपसे होती है वो, ये देखो, शेष घाटे में अधिशेष को मापने के तीन तरीके हैं, ठीक है, घाटे को मापने का, सबसे पहला क्या होता है, मूल शेष राशि जिसमें चालू खाता शामिल होता है, चालू खाता बताया था आपको, शेष राशि और दीर्घकालीन पूंजी खाता शेष राशि में आपका कनेक्ट हो जाता है, दूसरा निवल तरलता संतुलन होता है, निवल मतलब तरलता, लिक्विड वे में बताया था आपको, पैसा होता है आपके पास जिसमें मूल शामिल होता है, और शेष और अल्पकालिक मतलब शॉर्ट टर्म के लिए निजी गैर तरल पूंजी क्या होती है, संतुलन में हो जाती है, और एसडीआर का आवंटन मतलब एसडीआर का जो बंटवारा करती है, और जो त्रुटियां होती हैं उसके अंदर, वो सबसे क्या होता है, भुगतान संतुलन को आप माप सकते हो, उसके अंदर क्या कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो, कि अगर आप जितने लॉन्ग टर्म में जाओगे तो क्या होगा, उतना क्या होगा, लॉन्ग टर्म में जाओगे तो चीजें इतनी नहीं समझ आएंगी, जब शॉर्ट रन में आप रह के काम करते हो तो फिर क्या होता है, बीओपी को आप माप सकते हो, उसको देख सकते हो। तीसरा क्या होता है, तीसरा दे इज द ऑफिशियल सेटलमेंट बैलेंस विच इंक्लूड द टोटल नेट लिक्विड बैलेंस एंड शॉर्ट टर्म प्राइवेट लिक्विड कैपिटल, देयर इज द ऑफिशियल, मतलब तीसरा क्या बताता है, आधिकारक निपटान संतुलन होता है जिसमें शामिल क्या होता है, कुल शुद्ध तरल संतुलन और अल्पकालीन निजी तरल पूंजी संतुलन, मतलब तीसरा ये है कि अगर कुछ चीजें ज्यादा अधिक अधिक हो जाती हैं, है ना, नेट लिक्विडिटी बैलेंस होता है मेरे पास, मतलब जो कुल शुद्ध तरल होता है, मतलब मेरे पास जो पैसा हाथ में होता है तरलता में होता है, वो शॉर्ट टर्म में क्या बताता है, प्राइवेट प्राइवेट कंपनी के अंदर क्या करता है, वो पूंजी को बैलेंस रखता है, कैपिटल को बैलेंस रखता है, अगर मैं शॉर्ट टर्म में इसमें बात करूँ तीसरे वाले में, आ गया समझ, तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, हाँ और क्या, जब नेशनल इनकम ही नहीं अच्छी होगी नहीं होगा तो फिर यही यानी मैं मम्मी यहाँ पैसे की, मामी क्या है ये, क्या लिखा है ये, यानी हाँ, तभी बैलेंस होगा, दिखा सकते हैं,
अच्छा मैं कह रही हूँ इसमें क्या लिखा है। दिखा सकते हैं, किसी देश का आर्थिक विकास उसकी देश की नेशनल इनकम को देखकर ही किया जाता है। हाँ, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। मैं सोच रही हूँ खत्म ही कर दो, कितनी स्लाइड्स बची हैं, देखते हैं, हो जाएगा जब तक हो जाएगा। सो यदि कुल डेबिट की बात करोगे तो वर्तमान में, प्रेजेंट में और पूंजी में कुल क्रेडिट से अधिक होता है। त्रुटियां और चूक को आप क्या करते हैं, शुद्ध डेबिट शेष राशि के सहित बताते हो कि किसी देश के भुगतान संतुलन में घाटे को मापता है। जो कुल डेबिट बता रहा है वो प्रेजेंट के अंदर, जो प्रेजेंट आपका चल रहा है उसमें कुल क्रेडिट से क्या होता है, अधिक होता है। उसमें क्या होता है, जो त्रुटियां वगैरह होती हैं, आपसे गलती होती है, वो उसके सहित खाते में ये सब गलतियां होती है, तो उसको भुगतान संतुलन में जो घाटा होता है उसको मापता है। गलतियां होती है तभी तो उसको मापता है ना, भुगतान संतुलन तभी तो घाटे में आता है। घाटे का निवल ऋण शेष राशि को समान राशि के साथ किस में निपटाया जा सकता है। आधिकारिक का बता सकते हैं, निपटान खाता, निपटाने वाला खाता। जिसके विपरीत यदि कुल क्रेडिट चालू और पूंजीगत खातों को रखा जाए तो कुल डेबिट से अधिक, जिनमें शामिल होती हैं गलतियां, ठीक है। इसमें ये कह रहा है अगर इसके विपरीत रखा जाए ये सब, तो इसके अंदर ये चीजें बैलेंस रहती हैं, और जब आप अनबैलेंस कर देते हो, उसको इम्बैलेंस कर देते हो, तो इसमें घाटे वगैरह होना चालू हो जाते हैं। शुद्ध डेबिट शेष राशि वगैरह ये सब इसके अंदर क्या हो जाता है, एड ऑन हो जाते हैं। चीजें क्या करते हैं ये लोग फिर, दिक्कत कर। अच्छा, इसका कंक्लूजन क्या निकला कि उपरोक्त विश्लेषण किस धारणा पर आधारित होते हैं, निर्धारित विनिमय दर पे विनिमय चीजें करते हैं, उस पर निर्धारण होता है ना ये। इस प्रकार एक घाटा या शेष में निश्चित विनिमय दरों की प्रणाली होती है, उसके भुगतान संभव होता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से फ्लोटिंग विनिमय दरों के तहत, मतलब मान लो ये कह रहा है कि अगर आप इसके अंदर विनिमय करते हो, देश एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, तो आपको घाटा होता है। मान लो आपने उस तरीके से बैलेंस नहीं हुआ आपको जितना होना चाहिए था, तो भुगतान संतुलन में घाटा हो जाता है ना। तो घाटे को अधिशेष या उसके अवमूल्यन की जो, मतलब जो उसका मूल्य होता है उसकी सराहना करता है कि मुद्रा या उसके भुगतान संतुलन हमेशा एक पूर्व पोस्ट लेखांकन में शेष होता है। मतलब कहने का मतलब ये कि क्या करता है, इसका लेखा जोखा रखता है कि ये कितना तरलता, कितनी बाहर पैसे लिक्विडिटी में रख रहा है या बॉन्ड में रख रहा है, या इसमें कितना ये घाटा हो रहा है इसको लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट रन में, ठीक है। अंततः इस तरह के भुगतान संतुलन में हो सकता है केवल तभी जब कोई क्षतिपूर्ति लेन देन नहीं हो। क्षतिपूर्ति लेन देन का मतलब यही है कि आपने अगर ज्यादा आप देनदारियां कर दोगे, मतलब ज्यादा आप निर्यात कर दोगे हद से ज्यादा और इम्पोर्ट नहीं करोगे, तो एक टाइम पे आके आपकी चीजें अनबैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। अनबैलेंस हो जाएगी तो आपको घाटा होने लग जाएगा। जब वो चीज बैलेंस ऑफ पेमेंट में काउंट होती है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, मतलब घाटा असंतुलन हो जाएगा, मतलब भुगतान संतुलन घाटे में हो जाएगा। समझ आ गया। तुम लोग के कमेंट्स पढ़ना भी जरूरी है, वरना पता कैसे चलेगा। आज की क्लास बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, नेशनल इनकम पे काफी चीजें, अब जैसे हमारे देश का निवासी अगर दूसरी जगह जाता है, तो मान लो उस वो जैसे मैं, जैसे सऊदी वगैरह में कितने लोग जा रहे हैं आपको पता है, लोग वहां पे जाके कमाई करते हैं, ठीक है। तो मैं एक तो ना आपके लिए इजी से इजी एग्जांपल लाती हूँ, तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं बोल क्या रही हूँ, फिर बाद में मुझे पता चलता है हाँ इजी था एग्जांपल, क्योंकि ज्यादा टिपिकल एग्जाम। अब तुम लोगों को कल मैंने कितना लेंथी वे में पढ़ाया था, तो आफरीन का कमेंट आई गया कि मैम आज की क्लास बहुत लोड दे रही है। उसका रीजन यही था कि हम बातें कर रहे हैं अभी तो हमें लोड नहीं लग रहा, और अगर हम लगातार 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 पढ़ते हैं ना, जब पढ़ाई में कोई क्रिएटिविटी नहीं होती ना, तो वो बोरिंग होना चालू हो जाती है। दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज टॉकिंग विद यू। तो आप लोगों को ये ना लगे कि मैम बोरियत हो रहा है, तो बात बात करते करते थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाता है ना। तो जब आपका देश का निवासी कहीं दूसरे देश में जाकर काम करता है, तो वो पेमेंट वहाँ की नहीं होगी, वो हमारे देश की होगी। तो इसलिए नेशनल इनकम से बहुत फर्क पड़ता है। हमारे देश में फर्क क्या पड़ता है, नेशनल इनकम से ही सारी चीज जनरेट होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये इंटरनेशनल खत्म हो जाए फिर आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। आई थिंक, तो मैं सोच रही हूँ मंडे से ही पढ़ा दूँ, और इसके अंदर पूरा एक मतलब लाइक मैं ये सोच रही हूँ, आप लोगों से जानना चाह रही हूँ, अभी मेरे को आइडिया है स्टिल ये, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ लिया हमने, इसके अंदर आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, एक्सचेंज रेट रह गया है, ठीक है।
तो कल मैं आपको ये सब चीज़ें कराऊंगी। मान लो कुछ रह भी जाता है तो आपका डाउट सेशन परसों है। डाउट सेशन परसों है आपका, तो ज़्यादा अच्छा है परसों, क्योंकि आप सैटरडे संडे को अपना रिवीजन कर सकते हो, संडे को क्लास भी ले लेंगे। तो मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना कल क्लास कर लेते हैं, थर्सडे को आपका डाउट सेशन हो जाएगा। अगर कोई एक आध टॉपिक छोटा मोटा रह जाएगा तो क्यों ना हम एक एक दिन लाइक वो क्लास कर लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पढ़ाते पढ़ाते चीज़ें, मैराथन क्लास इंटरनेशनल की। सर से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके लिए पूछना पड़ेगा मुझे। तो मैराथन कर लेते हैं जिसमें कि सारा इंटरनेशनल पढ़ लेंगे। अगर कुछ रह भी गया होगा तो वो भी हमारा एड ऑन हो जाएगा। अग्री हो? मंडे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करा लें, कल जितना हो जाए इंटरनेशनल कर लेते हैं, और थर्सडे को डाउट सेशन ले लो अपना, और एक दिन मैराथन कर लेते हैं। बोलो जल्दी, अग्री और नॉट, जल्दी बोलो, खत्म भी करना है मुझे आज। जल्दी बोलो, सब 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 बोलो जल्दी। ठीक है, अग्री, ओके। ठीक है, फिर देखते हैं। ओके, मैराथन अगर नहीं होती है, नहीं अलाउ होता है मैराथन का, तो फिर मंडे को फिर तुम लोगों को पढ़ाना पड़ेगा मुझे इंटरनेशनल, ठीक है? तो वो बात ये अलग है। चलो ठीक है, आ जाते हैं बैक टू द स्टडी। ओके, सो अब आता है डिसइक्विलिब्रियम। मतलब पहले हमने इक्विलिब्रियम पढ़ लिया भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा भाई संतुलन होता है, हमने पहले पढ़ लिया। अब अरे, अब क्या हो गया, अब डिसइक्विलिब्रियम कर दिया इसको। अरे मैडम, अभी तो आप कह रहे थे भुगतान संतुलन संतुलन में होता है। अभी अब हमने वो पढ़ लिया, ठीक है, क्यों होता है संतुलन में वो पढ़ लिया, अब क्यों नहीं होता है वो पढ़ेंगे अब। ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन में असंतुलन कैसे हो जाता है। भुगतान संतुलन में असंतुलन, ठीक है। किसी देश के बीओपी में असंतुलन या तो घाटा हो सकता है, ठीक है, या बचत, ठीक है। किसी देश के बीओपी में कमी या अधिशेष तब दिखाई देता है जब क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, मेल नहीं खाता है। जो हम क्रेडिट हमारा होता है वो मेल नहीं खाता। और डेबिट में क्या होता है, यदि स्वतः ऋण प्राप्तियां अधिक हो जाती है, मतलब जहां आपके पास अगर ज्यादा क्या हो जाता है, डेप्ट हो जाता है, भाई आपने उधारी ज्यादा कर ली किसी देश के साथ, तो क्या होगा वहां पे, और असंतुलन को अनुकूल कहा जाता है इसके अंदर। अब एक टाइम पे आके आपका क्या होता है, यहाँ पे आपके जो क्रेडिट होते हैं वो आपके क्या है, मेल नहीं खाते हैं। और जब आप डेबिट कर देते हो तो क्या होता है, ऋण क्या होता है, आपने ज्यादा ले लिया, आपने प्राप्ति ज्यादा कर ली, मतलब उधारी ज्यादा कर ली देश से, आप चुका नहीं पा रहे हो। तो भुगतान संतुलन फिर बैलेंस आने में टाइम लगेगा, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, असंतुलन हो जाता है। दूसरी ओर यदि आप डेबिट भुगतान की बात करें तो क्रेडिट प्राप्तियों से अधिक हो जाता है। मतलब डेबिट क्या हो जाता है, क्रेडिट से अधिक हो जाता है, डेबिट क्रेडिट से अधिक हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब आपके देश से अगर डेबिट ज्यादा हो रहा है, ठीक है, आप करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, आपको मिल नहीं रहा है, डेबिट करे जा रहे हो, आप लोग बाहर चीजें दे जा रहे हो, है ना। तो एक टाइम पे क्या होगा, आपके क्या होगा, आपको नुकसान नहीं होगा, ऋण ज्यादा नहीं हो जाएगा आप पे, ऋण ज्यादा हो जाएगा ना आप पे। आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, आपका क्रेडिट जो हो रहा है वो उसके डेबिट के अकॉर्डिंग कम हो रहा है, बल्कि क्रेडिट ज्यादा होना चाहिए, आपके देश में आना चाहिए ज्यादा पैसा, या जो भी चीज आनी चाहिए। बट क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको देना पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, उससे उससे डेबिट कर रहे हो आप, तो उससे क्या हो रहा है, भुगतान असंतुलन हो रहा है। क्या हो रहा है, असंतुलन। अब इसके डिसइक्विलिब्रियम के कॉजेस क्या है, मतलब असंतुलन के कारण क्या है। ऐसे कई कारक है जो बीओपी घाटे या अधिशेष का कारण बन सकते हैं। सबसे पहले अस्थायी परिवर्तन, परिवर्तन अस्थायी होता है, उतार चढ़ाव वगैरह रहता है, या असंतुलन कह लो। एक हो सकता है व्यापार में यादृच्छिक, मतलब कोई किसी की इच्छा है किसी बिजनेस करने में, किसी की नहीं है, तो फिर जब ऐसा होता है तो फिर चीजें आपकी इक्विलिब्रियम नहीं रहती। और भिन्नताओं के साथ देख सकते हो कि अस्थायी संतुलन, मौसमी उतार चढ़ाव हो गया आपका। जैसे मान लो कुछ मौसम के अकॉर्डिंग भी हो गया, आपने माल बना के रख लिया 500 किलो, ठीक है, अब आपकी भाई कुछ ऐसा माल है और बारिश हो गई, अब वो उस बारिश में क्या होगा, माल आप ज्यादा भेज नहीं पा रहे हो, या आप ज्यादा लोगों को आपका कंट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है, दे नहीं पा रहे हो उस सामान को, ज्यादा आपके बच गया वो सामान थोड़ा बहुत, है ना। कृषि पर मौसम का प्रभाव, अब जैसे उसने खेती लगाई है तो
मतलब मान लो आपने सोच के बैठे हो कि भाई मेरे को इतना मेरा खेत में हो जाएगा, इतना मैं दूसरे देश में इतनी दे दूंगा सामान, अपनी खेती से ज्वार बाजरा जो भी है मेरे को इतना पैसा मिल जाएगा। अब आपकी मौसम की वजह से आपकी खेती खराब हो गई, आपने जो पैसा लगाया वो खराब हो गया, है ना? तो ये सब क्या होगा, ये सब आपका असंतुलन के कारण हो जाते हैं ना, उत्पादन वगैरह उतना नहीं कर पाते जितना आपने लोगों को बोल रखा होता है, पैसा उधार लिया पड़ा होता है आपने, है ना? तो यही उसमें बताया डिसइक्विलिब्रियम क्यों होता है, भुगतान संतुलन इसलिए होता है। पैसा आपने लगा दिया, मिला आपको उछरा नहीं है, तो क्या करोगे? क्या करोगे? हो जाएगा? नहीं होगा ना, तो असंतुलन में है। ठीक है, फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, मौलिक असंतुलन। मौलिक असंतुलन क्या हो जाता है, किसी देश के लगातार और लंबे समय तक चलने वाले बीओपी को असंतुलन के लिए कहा जाता है। आईएमएफ के अनुसार बीओपी घाटा इस तरह से गतिशील होता है, मतलब गतिशील पता पता ना, मूवेबल, गतिशील होना, कोई चीज इधर से उधर होना, अगतिशील जो इधर से उधर चीजें नहीं होती, इमोबिल, है ना? देश के भीतर उपभोक्ता स्वाद में परिवर्तन है, विदेशों में जो देश निर्यात को कम करते हैं, हमारे देश में कोई, हमारे देश से कोई निर्यात जा रहा है और विदेशों लोग उसे कम कर देते हैं, तो आयात को बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, डिसिप्लिन होगा। अब वही बात, ये तो पता है ना आप लोगों को, अब जैसे टेस्ट बदल गया, तो मैं जैसे निर्यात कर रही थी तो उनका टेस्ट बदल गया, ठीक है, तो वो मेरे देश से कम करेंगे निर्यात, और आयात मेरे को ज्यादा करना पड़ रहा है उनसे, तो फिर नुकसान तो मेरा ही हो रहा है ना? और मुद्रा भंडार में, मतलब पैसों में अगर आपका लगातार गिरावट आ रही है, उसके कारण भी आपका क्या होता है, क्या होता है, डिसिक्लिब्रियम होता है। ये सब आपके इसके वो हैं, बड़े पैमाने पर पूंजी, अब मतलब मान लो बड़े पैमाने पर आपने पूंजी वगैरह दे दी, आपने बताया ना मैंने, कच्चे माल पे लगा दिया आपने, मतलब वही खेती वाला ले लो, आपने पहले लोगों से ले इतना लिया और फिर आपकी खेती खराब हो गई, या लोगों का टेस्ट चेंज हो गया, या बारिश हो गई, ऐसा कोई रीजन हो गया, हाँ। स्ट्रक्चर चेंजेस क्या होते हैं, कि संरचनात्मक परिवर्तन क्या होता है, कि इसमें देख सकते हो कि वे परिमाण क्या परिणाम होते हैं, कि विधियों में तकनीकी परिवर्तन, मतलब तकनीकी परिवर्तन हो गया इसके अंदर, गुणवत्ता में बदलाव हो गया, कीमतों में बदलाव हो गया। मान लो एक टाइम पे आके आपने एक कॉटन फैब्रिक बनाया, अब एक टाइम पे आके लोगों को ये नहीं पसंद आ रहा है, और इसमें आपने कॉटन बनाने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी में भी पैसा लगाया था कि भाई मैं अच्छे से करूँगा, बट उस टाइम पे क्या होगा, मार्केट में वो चीज़ नहीं चली, फेल हो गई, तो इसकी गुणवत्ता, इसकी कीमत, इसका जो सब कुछ था वो क्या हो गया, वो सब क्या हो गया, वो सब अनबैलेंस हो गया, चीजें क्या होने लगी, नुकसान देने लग गई वो, तो क्या हो जाएगा, इन सब चीजों से भी क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है। सो बीओपी में कमी तब भी, बीओपी में ये बता रहे तब भी कमी उत्पन्न होती है जब कोई देश इससे पीड़ित होता है। संसाधनों की कमी मान लो हो रही है हमारे देश में, आयात करने की आवश्यकता मुझे ज्यादा पड़ रही है, बीओपी में असंतुलन परिवर्तन ये भी कारण हो सकता है। अब मान लो लॉन्ग टर्म के लिए पूंजी प्रवाह आपूर्ति में दिशा में अधिक, और मतलब मान लो लॉन्ग टर्म में पूंजी का मेरे यहाँ से देश से ज्यादा जा रही है ना, तो इससे क्या होगा, ज्यादा मैं पूंजी दे रही हूँ तो उससे क्या होगा, इससे भी क्या होगा, मेरा बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस नहीं होगा, भुगतान संतुलन। समझ में आ गया? इंडिया कर्ज में ही रहती है, इतना पैसा है इंडिया के पास, तब भी कर्ज में ही रहना होता है इन्हें। मैम अगर ऐसा हो कि किसी देश में हमारे देश के पीएम ने पैसे जमा किए हैं, हाँ, और वो देश किसी कारण खत्म हो जाए, लाइक अर्थक्वेक जिस सब, वो तो डूब गया ना आपका पैसा, डेफिशिट हो गया, वो तो घाटे में हो गए, तो वो तो एक नेचुरल है, वो नेचुरल है, वो चीज अलग है। पर एक बार बताओ, हमारे पास, हम तो पैसा जनरेट भी कर सकते हैं ना आरबीआई के द्वारा, हमारे पास एक, अगर हमारे पास एक वैलिड रीजन होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें चीजें इतनी नुकसानदायक नहीं होती है, इतना हमें प्रॉब्लमेटिक नहीं करती हैं, है ना? जितना उस हिसाब से करती हैं तो प्रॉब्लमेटिक नहीं करती हैं। तो लेकिन बढ़ जाएगा मैम ज्यादा डेबिट से, कर्ज मैम मिस्टेक हो गया टाइप, क्या मतलब कर्ज, मैम मिस्टेक हो गया टाइप, कर्ज बढ़ जाएगा ज्यादा डेबिट से, हाँ, कर्ज बढ़ेगा ना आपका, आप ज्यादा करोगे तो कर्ज तो बढ़ेगा ही, है ना? समझ आ गया कि डिसइक्विलिब्रियम के पॉइंट्स क्या क्या होते हैं? समझ आ गया? ओके, चलो फिर, कौन भाग गया? कोई नहीं भागा ना अभी? यस मैम, ओके।
चेंज इन एक्सचेंज रेट में चेंज होता है, मतलब मान लो फॉरेन एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यूएशन और या अंडर इवैल्यूएशन हो जाता है फॉरेन करेंसी के साथ, तो बीओपी क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। जबकि आप देखते हो व्हेन द वैल्यू ऑफ करेंसी इज हायर हो जाता है, आध मतलब मेरे देश की करेंसी दूसरी करेंसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा हो जाती है, तो इट इज़ ये क्या हो जाती है, ओवर वैल्यूड हो जाती है। अपोजिट क्या होता है इसके केस ऑफ अंडर रेगुलर करेंसी, मतलब अंडर वैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मेक फॉरेन गुड चीपर एक्सपोर्ट इन। ओके। विनिमय दरों में क्या बताता है कि मुद्रा विनिमय दर का ये अधिक मूल्यांकन या कम मूल्यांकन के रूप में भी देखता है। मान लो अन्य मुद्रा के संबंध में ओवर वैल्यूड कहा जाता है, ठीक है, अन्य मुद्राओं को क्या जाता है, ओवर वैल्यूड। इसके विपरीत कम मूल्य वाली मुद्रा का मामला घरेलू बाजार का अधिक मूल्यांकन मुद्रा विदेशी वस्तुओं को सस्ता बनाती है। मतलब घरेलू बाजार का जो मूल्यांकन होता है वो मुद्रा विदेशी वस्तुओं को क्या बनाती है, सस्ता बनाती है। विदेशी मुद्रा में निर्यात महंगा करती है, विदेशी मुद्रा में क्या करती है, निर्यात महंगा करती है। तो क्या होगा, इससे विनिमय दरों में परिवर्तन होगा। अब नतीजा ने देख लो, देश अधिक आयात करता है और निर्यात कम करता है किसी माल का, तो पूंजी का परिवार भी होता है। अगर मान लो अधिक आयात कर रहा है तो हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है, बाहर को जा रहा है ना, आउटफ्लो हो रहा है ना। मतलब अगर मैं एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट कर रही हूँ तो मेरा पैसा आउटफ्लो होगा, मतलब बाहर को जा रहा है। और अगर मेरा एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है इंपोर्ट से, तो इनफ्लो होगा मेरा पैसा, मतलब मेरे देश में ही आ रहा है ना, इनफ्लो हो रहा है, मेरे देश में आ रहा है। समझ में आ गया, आउटफ्लो इनफ्लो। इसके विपरीत मुद्रा का कम मूल्यांकन बीओपी बनाता है। निर्यात और प्रवाह को प्रोत्साहित करके किसी भी देश को आप आयात को कम कर सकते हो, मतलब किसी भी प्रोत्साहित कर सकते हो किसी देश को कि हमारे यहाँ का माल वगैरह कैसे भी एडवर्टाइज वगैरह सब चीजें करके आप हमारे देश को क्या कर सकते हो, ज्यादा आउटफ्लो हमारे देश से पैसा उससे बढ़िया इनफ्लो में कन्वर्ट कर सकते हो। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस मतलब चक्रीय उतार चढ़ाव होता है। तो मंदी हो जाती है देश में, कभी निर्यात आयात दोनों की मात्रा में गिरावट हो जाती है ना। घरे घरेलू उत्पादन में गिरावट हो जाती है, किसी की आयात की तुलना में गिरावट आ जाती है, या प्रतिकूल बीओपी की स्थिति में। दूसरी ओर जब किसी देश में अन्य देशों के संबंध में उछाल होता है तो दोनों निर्यात और आयात में वृद्धि हो सकती है। मतलब उतार चढ़ाव, पता ना चक्रीय वाला पढ़ा था ना हमने, इधर से कैपिटल फ्लो हुआ, इधर से आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट इनकम, ये सब आउटफ्लो वाला पढ़ा था ना आपने, ये सब हमने पढ़ा था कि पहले जब इनकम होगी तभी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, सेविंग होगी तो करेंसी अकाउंट होगा, ये सब होगा। तो ये सब घूम के आता है, तो ये सब भी एक तरीके का इसमें चेंज हो जाएगा नेशनल इनकम में। अब ये तो आप खुद ही समझ सकते हो, ये खुद ही पढ़ लेना। प्राइस चेंज हो जाए ये भी आपको पता है, अगर चीजें महंगी हो जाती है तो भी आपका क्या होता है, क्या होता है, अगर आप ज्यादा महंगा सामान देने लग जाओगे तो लोग आपसे मंगाएंगे क्या, एक्सपोर्ट करवाएंगे, नहीं करवाएंगे ना। मूल्य परिवर्तन, ठीक है। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मान लो आर्थिक विकास का चरण क्या होता है, मान लो भुगतान संतुलन विकास के अपने चरण पर भी निर्भर करता है। यदि ए देश विकास तो उसके भुगतान संतुलन में घाटा होता है, क्योंकि ये कच्चे माल को मशीनरी पूंजीगत और विकास प्रक्रिया से क्या करते हैं, इसको जुड़ा, मतलब सब चीज इसमें ऐड हो जाती है। आर्थिक विकास कैसे होता है, कच्चे माल, मशीनरी, पूंजीगत वगैरह, टेक्नोलॉजी वगैरह, सब पे इस पे डिपेंड करता है। इसको पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। पूंजी आंदोलन, उधार लेना उधार देना आंदोलन द्वारा पूंजी के बीओपी में आंसर आंदोलन हो सकता है। अब मान लो उधार ले लिया आपने, उधार दे दिया, तो ये भी एक तरीके का बीओपी को डिसिक्लिब्रियम करने का बहुत बड़ा एक इसका रोल है। क्यों, क्योंकि अगर आप किसी को हद से ज्यादा उधार देने लग जाओगे, आउटफ्लो होगा आपका पैसा, तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। अगर उधार दोगे या उधार लोगे तो भी आपको नुकसान है। पॉलिटिकल कंडीशन हो जाती है, मतलब राजनीतिक वगैरह चीजें हो जाती है कि कोई आपके देश से सामान नहीं मंगा रहा है या अपने देश का सामान भेजना चाह रहा है, तो ये असमानता इसमें कन्वर्ट होती है ना, असमानता का कारण बनता है। इसका मतलब समानता नहीं देखी जाती इसमें। हो गया, कंप्लीट हो गया आपका। वेरी गुड। ओके, आफरीन कह रही है कोई अच्छी ट्रिक बताइए। अच्छी ट्रिक तो मेरे पास तो यही है कि अगर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को करना पड़ेगा पर डे,
ठीक है, हर चीज का आप शॉर्टकट लेके नहीं चल सकते। ठीक है, पेपर सेकंड में भी मेहनत करनी पड़ेगी, पेपर फर्स्ट में भी मेहनत करनी पड़ेगी। बस ये है कि एक एक काम करो, अगर आपका कंफर्ट है कि आप 2 आवर्स अगर पेपर फर्स्ट के लिए निकाल रहे हो, तो इसके लिए 1 आवर निकाल लो, 1 आवर लगा निकाल लो, मतलब लाइक 1.5 घंटा निकाल लो, 1.5 आवर निकाल लो। अगर आपको पेपर 2 में ज्यादा मजा आता है तो 2 घंटे इसको दे दो, 2 ढाई घंटे इसको दे दो, और इधर आपका 1 घंटा इसको दे दो। और जब आपको लगे कि क्या कहते हैं, नोट्स आप ऐसा करा करो, जब पढ़ते हो ना स्क्रीन से, तो तुरंत नोट्स बनाया करो। मैं तो तब रुक रुक के पढ़ाती, तो मेरे नोट्स बनाने में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं होगी। सेकेंडली चीज, हर दिन क्लास को रिवाइज करो। रिवाइज करोगे तो क्या होगा, उससे चीजें बेटर होंगी और माइंड में शार्प हो जाएंगी चीजें। रिवाइज करोगे ना, तो ये बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है। अगर जो बच्चा रिवाइज नहीं करता ना, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। बट दोनों को लेके चलना पड़ेगा। देखो, इसका रीजन यही है, अगर अभी से सबको लेके चलोगे ना, तो लास्ट में बर्डन नहीं आएगा तुम्हारे सर के ऊपर, याद रखो ये बात। बर्डन नहीं आएगा, और बर्डन जब आता है ना, तो फिर बच्चा नर्वस हो जाता है, चीजें भूलने लग जाता है एग्जाम में, फिर उस तरीके से नहीं कर पाता जैसे उसे अटेम्प्ट देना चाहिए। तो अच्छे बच्चों की स्ट्रेटेजी यही रहती है कि वो दोनों को लेकर चलते हैं और दोनों के नोट्स बनाते हैं, उनको पढ़ते हैं, तभी जेआरएफ क्लियर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। हाँ, वो बात अलग है, कभी आपका माइंड नहीं है, कभी आपका मन नहीं है, तो कम पढ़ लो, अगले दिन ज्यादा दे दो, कोई बात नहीं। कभी रात में पढ़ लो, दिन में पढ़ लो, बट मतलब एक बैलेंस बना के रखना। अभी पढ़ा ना बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस बना के रखना, बैलेंस ऑफ स्टडी। ठीक है, इम्बैलेंस करोगे तो सारी चीजें इम्बैलेंस हो जाएंगी, है ना। इम्बैलेंस होना इट्स नॉट गुड, तो इम्बैलेंस मत होने देना। ठीक है, अच्छे से अपना करो। और कोई प्रॉब्लम आती है तो पेपर फर्स्ट में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अपना अभी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चालू कर दो पेपर फर्स्ट की भी। ठीक है, ठीक है। सो ठीक है, फिर क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू माय फ्यूचर लेक्चरर। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय बाय।